Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, YouTube के कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मात्रक व मापन के अगले भाग औलिक अम्ल विधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मात्रक व मापन और जो मेन मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं और लंबन विधि होती है, उसका आधार पे वो पढ़ चुके हैं और उसका आधार पे दो तीन क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे औलिक अम्ल विधि। तो औलिक अम्ल विधि क्या होता है? जैसे मान लो कोई औलिक अम्ल है, उसमें एक अणु की हमें ज्ञात करनी है मोटाई, तो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में हम ज्ञात कर नहीं सकते। तो इसके लिए औलिक अम्ल विधि होती है। अगर कोई मान लो ये औलिक अम्ल का सूत्र जानना चाहिए तो ये होता है C18, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा रुचि लेता है तो वो C18H34O4 ये नोट कर सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर औलिक अम्ल। 1 सेंटीमीटर औलिक अम्ल का मतलब क्या है? मान लो ये डब्बा है, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसमें जो औलिक अम्ल आती है उसको कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल। अब 1 सेंटीमीटर औलिक क्यूब औलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल में डालना है। तो जब हम इसको डालेंगे तो ये हो जाएगी 1/20 औलिक अम्ल पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी सांद्रता यही होगी, 20 में 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करते हैं, इसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब और लेना है और उसको फिर 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में डालना है, यानी कि ये पहले से 1/20 थी, फिर इसका एक बूंद लेके फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके इसमें डालेंगे। तो टोटल जो औलिक अम्ल की सांद्रता है वह क्या हो जाएगी 1/, इसका मतलब औलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों को सांद्रता प्राप्त हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पानी लेते हैं, मान लो ये पानी का कोई बर्तन है, ये पानी की, तो इस पर सबसे पहले हम लोग एक वो ग्लाइकोलिक पाउडर डाल देते हैं और उसके बाद इसकी एक बूंद डालते हैं इस पर। जैसे यहाँ पे बूंद डाली तो ये मान लो ऐसे बन जाएगी। तो उसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल माप लेते हैं, मान लो इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल माप लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी रहे। फिर हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा बूंदें डालते हैं इसकी। तो मान लो हम लोगों ने बूंदें डाल दी, N बूंदें इसके अंदर डाल दी। तो अब हम लोग मान लेते हैं एक बूंद का आयतन वो है V। तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा NV, यानी कि टोटल कुल आयतन NV, यानी कि टोटल आयतन NV है। अगर हमें औलिक अम्ल का आयतन ज्ञात करना है तो उसकी जो सांद्रता है उससे हम लोग ज्ञात कर सकेंगे, यानी 1/20 × 20। तो हम लोग इस पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगी कुल आयतन किसका हो जाएगा औलिक अम्ल का। अब हमें पता है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो है A। तो जो मोटाई होती है, मान लो ये T मोटाई की परत बनाती है यहाँ पे जाने के बाद पूरी बूंदे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमें मान लो मोटाई ज्ञात करना है T, उसके लिए आयतन क्या है NV/20/20। और भाग किसका देना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है। तो इसके आधार पे हम लोग इसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होती है औलिक अम्ल विधि, ध्यान रखना है। इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान रख लेना। अब जैसे जो द्रव्यमान होता है, जैसे अगर बड़े पिंड है तो हम लोग किलो में, किलोग्राम में, टन में उसमें माप सकते हैं। लेकिन अगर अणु लेवल पे हो, जैसे कोई परमाणु है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका अगर हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए होती है एक AMU, एटॉमिक मास यूनिफाइड, जिसको शॉर्ट में U लिखा जाता है। यानी कि ये पद्धति होती है। ये क्या होती है, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन 12 C12, उसका ये समस्थानिक लेते हैं और इसका जो टोटल होता है मान लो उसका 1/12 जो भाग होता है उसको कहा जाता है U, यानी कि कार्बन 12 का द्रव्यमान का 1/12 भाग, यानी टोटल 12 भाग करते हैं और जो एक भाग का जो द्रव्यमान आता है वो होता है U के बराबर। यहाँ पे कार्बन लेने का रीज़न ये है कि जो कार्बन होता है वो
अपनी जो समस्थानिक है यानी कि C12 फॉर्म में 99% इसी फॉर्म में रहता है। अगर इसकी जगह हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 16, 17, 18 वो आपस में चेंज होता रहता है। उसकी वजह से हम लोग याद नहीं कर पाते कि उसका जो 1/18 या 1/17 उस आधार पर ये स्टेबल यानी कि ज़्यादा समस्थानिक होने की, स्टेबल होने की वजह से ये 99% इसी फॉर्म में रहता है। इसकी वजह से हम लोग C12 यहाँ पे स्टैंडर्ड रूप में लेते हैं। तो एक U का मान कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, यानी कि एक U में ये इतना ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम का मतलब है कि हमें 1.67 में 10⁻27 का अगर हम लोग भाग दें तो यानी कि हम आप लोग सोच सकते हैं कि कितना छोटा ये मतलब द्रव्यमान है। तो ये होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं त्रुटियाँ। जैसे मान लो अगर हम मापन करते हैं, जैसे मान लो इसको ही मापता हूँ, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि कर सकते हैं, यानी कि इसका जो सही मान है उसके आधार पे हम लोग कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है त्रुटियाँ। अब इसके लिए दो शब्द समझना होता है, एक होता है यथार्थता। यथार्थता और परिशुद्धता। तो यथार्थता क्या होता है, कोई भी राशि है उसका जो वास्तविक मान यानी कि जो वास्तविक मान के जो निकटतम होता है, यानी कि जैसे मान लो एक कोई छड़ है, उसका जो सही मान है वो होता है 3.368 मीटर। मान लो ये एग्जैक्ट मान है, और मान लो मैं एक मान ज्ञात करता हूँ वो आता है 3.5, और मान लो एक ज्ञात मान करता हूँ वो आता है 3.6, यानी कि ये 6.35, ये 6.3246, यानी कि इसको ज़्यादा मान तक ज्ञात किया मैंने, 4 अंक तक ज्ञात किया है, यानी कि ये ज़्यादा परिशुद्ध है, यानी परिशुद्धता के लिए ये है। और वास्तविक यानी कि ये 6.35 वास्तविक के ज़्यादा मान यानी यथार्थता, यानी कि जो निकटतम होता है सही मान के वो कहलाता है यथार्थता। और जो परिशुद्धता का मतलब कितने अंक तक हमने उसको मतलब मापा है, यानी कि इसको 4 अंक तक मापा है, यानी कि ये ज़्यादा परिशुद्ध है, इसकी तुलना में ये कम परिशुद्ध है, यानी 6.35 कम परिशुद्ध है, यानी ये यथार्थता है और ये है परिशुद्धता। यथार्थता का मतलब वास्तविक मान का जो होता है लगभग वो, और परिशुद्धता का मतलब हम लोगों ने कितनी परिशुद्धता, तो यानी कितने अंकों तक उसको मापा है। तो ये होता है यथार्थता एंड परिशुद्धता। अब ये हो गई त्रुटियाँ। त्रुटियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे क्रमबद्ध, यादृच्छिक, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए अब हम लोग देखते हैं, एक होता है अल्पतमांक, यानी कि अल्पतम अंक। अल्पतम अंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सेंटीमीटर स्केल होती है जो हम लोग सभी यूज करते हैं, उसमें ये सेंटीमीटर होती है, फिर इसमें ये बीच में होती है mm, यानी कि इसको हम लोग जैसे 10.1 सेंटीमीटर, 10.9 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग केवल एक अंक तक माप सकते हैं, यानी कि 1 mm होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 mm, यानी कि 2 अंक है इसमें, तो हम लोग 2 अल्पतम तक माप सकते हैं। यानी कि एक स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं, यानी कि हम लोग 1.463 सेंटीमीटर, यानी कि 3 अंक तक माप सकते हैं। तो इसके लिए अल्पतमांक क्या हो जाएगा 3, तो ये होता है अल्पतमांक। अब त्रुटियों पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूले निकालते हैं। इसके लिए होती है निरपेक्ष त्रुटि, नॉर्मली जो त्रुटि होती है वो क्या होती है,
यानी कि जो त्रुटि होती है वो होती है मापित मान माइनस वास्तविक मान। मान लो जैसे 100 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, उसके लिए मैंने 99 मापा या 101 माप दिया, तो उसकी जो 1 होती है वो होती है त्रुटि, वो प्लस माइनस में हो सकती है। तो जैसे इसके आधार पर हम लोग त्रुटि निकालना चाहिए तो संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक मान का मतलब क्या है, यानी उसका जो मान है। अगर वास्तविक मान हमें पता है तो हम लोगों को मापित मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक मान पता होगा तो हम लोग क्यों मापेंगे, यानी कि हमें वास्तविक मान पता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग माप रहे हैं, तो इसके आधार पर निकालना संभव नहीं है। तो वास्तविक मान की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे 3-4 बार मापते हैं, अलग अलग मान आता है, फिर उसका जो माध्य होता है वो लेके हम लोग मानते हैं कि ये वास्तविक मान है और यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होता है देखिए, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले मापा वो आ गया A1, फिर आ गया जैसे दूसरी बार मापा A2 प्लस A3 प्लस मान लो n बार हम लोगों ने उसको माप दिया है। अब हम लोगों को इसका निकालना है माध्य, तो n का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा m मीन, यानी कि जो वास्तविक मान m मीन यानी जो माध्य होता है उसका इस प्रकार हम लोग निकालते हैं am इक्वल टू a प्लस A2 प्लस A3 और ये भाग देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास am। अब हम लोग जैसे मान लो त्रुटि निकालनी है अलग अलग, जैसे m में कितनी त्रुटि आई, जैसे डेल A1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा am माइनस A1, डेल A2 तो यह जाएगा am माइनस A2। इसी प्रकार हमें डेल am यानी कि त्रुटि का माध्य निकालना है पूरी का, तो यह जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस ये हो जाएगा इस प्रकार। तो त्रुटि माध्य आ गया और इसका माध्य आ गया। अब हम लोग जब इसके आधारित कोई उदाहरण करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि जो माध्य त्रुटि है वो डेल A1 प्लस डेल A2 अपॉन n, ये है, इसको कहा जाता है निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जो डेल am होती है वो कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि। अब अपेक्षिक त्रुटि, जैसे मान लो ये डेल am है, अब मैं इसको लिख दूँ am, यानी कि जो वास्तविक मान है उसके सापेक्ष जो त्रुटि आई है, अगर इस प्रकार हम लोग लिखते हैं तो ये कहलाती है अपेक्षिक त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि, अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि में आ जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, हम एक सरल लोलक का दोलनकाल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापनों में लिए पाठ्यांक 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमें याद करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 2.63 सेकंड, A1, A2, A3, A4, A5। अब हमें सबसे पहले याद करना है, क्या करना है, मान लो दोलन काल को हम लोग लिख देते हैं T से, तो हमें T माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे। अब हम लोग इसकी टोटल जोड़ निकालते हैं। 6, 3, 9, 10, 2, 12, 12 2, 9, 9, 7, 16, 16, 20, 20, 25, 25, 31 का 1, तो 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, यानी कि 13.12।
नहीं, इसका जो माध्य मान आ जाएगा 2.62 सेकेंड आ जाएगा। इसमें भाग देंगे, जैसे 2 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 6 बार जाएगा, तो 2.62 सेकेंड ये आ गया TM। अब हमें प्रत्येक डेल A1 ज्ञात करना है। डेल A1 क्या होता है? A1 माइनस, यानी कि ये होता है डेल A1। तो TM कितना है? ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। डेल A2 ज्ञात करना है, तो सेम ये हो जाएगा उसी प्रकार हम लोग ये हो जाएगा 0.20। ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस है, ये 2 प्लस है। आठ एक 9, फिर जो लास्ट है F5 हो जाएगा सेकेंड। अब हमें डेल AM निकालना है, तो डेल AM के लिए इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये सारा हो जाएगा 0.54 सेकेंड। 5 का भाग दे देंगे, तो हमें जो डेल AM का मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 11। तो डेल AM का मान क्या हो गया? 0.11। तो हमें पता है कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वो क्या आ गई? 0.11 सेकेंड। अगर हमें आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है तो इसमें ये भाग दे देंगे जो 2.62, तो ये हो जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। 100 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो वास्तविक मान या जो माध्य मान होता है वो निकाला जाता है, उसके बाद जो त्रुटि होती है वो निकाली जाती है, फिर माध्य त्रुटि निकाली जाती है। जो माध्य त्रुटि आती है वो होती है निरपेक्ष त्रुटि। माध्य त्रुटि को अगर माध्य मान से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है आपेक्षिक त्रुटि, और 100 से गुणा करने पे आ जाती है प्रतिशत त्रुटि। तो ये क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है त्रुटियों का संकलन। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग संयोजन देख लेते हैं। मान ले कोई एक राशि है Z, जिसको A+B के संयोजन के रूप में हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, यानी Z A+B के मान के बराबर। अब मान लो A में त्रुटि है प्लस माइनस डेल A, B में त्रुटि है B प्लस माइनस डेल B, और Z में त्रुटि है मान लो डेल Z। अब तो इसके लिए क्या हो जाएगा? A+B, और इसके साथ प्लस माइनस डेल A प्लस माइनस डेल B, यानी कि डेल Z साथ है तो हम लोग डेल A प्लस डेल B भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाती है।
ए प्लस बी का हमें पता है कि मान क्या होता है जेड, यानी कि जेड, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जेड, तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड, प्लस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डेल ए प्लस माइनस डेल बी, तो ये इससे ये हो जाएगा। तो डेल जेड बराबर क्या हो गया, यानी कि डेल जेड इक्वल टू डेल बी, यानी कि ये आ गया। यानी कि जो इस राशि में जो निरपेक्ष त्रुटि है वो दोनों राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो ये होती है, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लस और माइनस है। अगर हम लोग अधिकतम त्रुटि की बात करें, अधिकतम त्रुटि का मतलब क्या है, हम लोग जब जोड़ देंगे इसको तो अधिकतम त्रुटि आ जाएगी। तो जेड में अधिकतम त्रुटि वो क्या हो जाएगी, डेल ए प्लस डेल बी, यानी कि जब हम लोग राशियों का संयोजन करते हैं तो जो मेन राशि होती है उसमें त्रुटि, अधिकतम त्रुटि अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। यानी कि ये बात यहाँ से निकल के आती है। अगर हम लोग संयोजन की जगह व्यवकलन देखें, जैसे मान लो ये मान लो कोई जेड राशि है, उसको मान लो जैसे ए माइनस बी के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जेड प्लस माइनस डेल जेड, ये हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। मान लो इस प्रकार हम माइनस के रूप में, पहले हम लोगों ने संयोजन यानी जोड़ के रूप में लिखा था, अब व्यवकलन यानी बाकी के रूप में हम लोग लिखते हैं। अगर इसको खोलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो हमें पता है कि जो जेड का मान ए माइनस बी है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग यानी कि ए माइनस बी को जेड लिख दिया, तो जेड से जेड हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसी प्रकार ये डेल जेड क्या होता है, डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अगर यहाँ पे भी हम लोग जेड में अधिकतम त्रुटि की बात करें तो वो क्या होगी, जेड में अधिकतम त्रुटि डेल जेड का जो मान होगा वो क्या होगा, योग। यानी कि हम लोग जब डेल ए प्लस डेल बी को जोड़ेंगे तो वो अधिकतम त्रुटि प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगी डेल ए प्लस डेल बी। यानी कि जब भी राशियों का संयोजन या व्यवकलन किया जाता है तो प्राप्त राशि में जो अधिकतम त्रुटि होती है वो मूल राशियों में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये बात यहाँ से निकल के आती है। यानी संयोजन व व्यवकलन में ये निरपेक्ष त्रुटियों के अलग अलग योग के बराबर होती है। तो ये हम लोग त्रुटियों के संकलन में संयोजन व व्यवकलन देख चुके हैं। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है, जब राशियों का संयोजन या व्यवकलन किया जाता है तो प्राप्त राशि में अधिकतम त्रुटि
मूल राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के यानी कि जब भी राशियों का संयोजनीय व्यवकलन किया जाता है तो प्राप्त राशि में अधिकतम त्रुटि मूल राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग गुणन के कारण और घात के कारण त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.